So, welcome to all my lovely dear CS executive aspirants. And सबसे पहले I would like to say congratulations. मैम ये क्या बोल रहे हो? अभी तक कोर्स नहीं क्लियर किया और कांग्रेट्स बोल रहे हो? क्लियर कैसे नहीं किया? आपको पता है ये कोर्स को ज्वाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत कम लोगों में इतनी ताकत होती है कि वो प्रोफेशनल कोर्सेज में बैठे और अपनी जर्नी को शुरू करे। तो यू आर वन ऑफ देम, सो आई रियली फील प्राउड ऑफ यू गाइज, एंड यू गाइज आर वर्किंग डेली वेरी हार्ड टू प्रूव योर सेल्फ, टू क्रिएट योर आइडेंटिटी इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो मैं तो भाई बहुत खुश हूं आप लोगों के अचीवमेंट से, एंड रियली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवियर्स। एंड दैट इज वाई मैं आपके बैक को एक बार टैप करना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ, proud. I'm really very much proud of you guys. So proud to be a CS aspirant. So guys, let us start with this session. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों CS एग्जीक्यूटिव के ट्रांजिशन के बारे में। लाइक लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग कि मैम बताइए कैसे न्यू सिलेबस से ओल्ड सिलेबस, कैसे ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में हम लोग जाएं तो उसमें क्या क्या चेंजेस है। वी आर रियली वेरी मच वरीड क्योंकि ओल्ड सिलेबस डिसकंटिन्यू हो चुका है एंड न्यू सिलेबस इज गोइंग टू स्टार्ट। अब हम लोग ओल्ड सिलेबस में नहीं दे सकते एग्जाम, तो मैम हम लोगों ने तो ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर करवाया था, तो अब क्या होगा? क्या न्यू सिलेबस के लिए वापस से सारे क्लासेस करने होंगे? क्या सारे सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने होंगे? तो क्या क्या चेंजेस है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो न्यू सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको पढ़ाई का प्लानिंग करना है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग जून टर्म एग्जामिनेशन, या मे बी इफ यू आर गिविंग इन December 25, तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, आज मैं और दीपक सर आपके संग मिलकर शेयर करेंगे इस सेशन के दौरान। तो सर बताइए सबसे पहले मुझे आप कि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, बट दिक्कत क्या होता है कि जो पासिंग परसेंटेज इंस्टीट्यूट बना के रखा है, लाइक उसमें अभी जैसे देख लो पासिंग परसेंटेज और खराब होते चला जा रहा है। तो मतलब बच्चों को मोटिवेट कैसे किया जाए इस सिनेरियोज में? स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर हार्ड वर्क, आपको सर क्या लगता है कि वो क्या कमियां हैं, क्या वीकनेसेस है जिसकी वजह से कुछ बच्चे मेहनत करने के बावजूद भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? सर आपको क्या लगता है? सबसे मेजर थैंक यू मैम। सबसे मेजर इशू क्या है, बच्चे सोचते हैं कि ना जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करके आएंगे, कुछ छोड़ के आ जाते हैं, जो नहीं आता है छोड़ के आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 100 मार्क्स का पेपर नहीं अटेम्प्ट करते हो। तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना ही बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है सीएस के एग्जाम में। भले ही आपको एकदम कुछ भी नहीं आता हो, तो आपको आंसर तो करके आना है, आंसर बहुत जरूरी है करके आना, और नीटली प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएस का एग्जाम में प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा चीज होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना। जैसे अभी मैंने एक बच्चे का 76 आया था ईसीआईपीएल में, मैंने उसको पेपर को देखा था, एक एक पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा था उसने, एक एक पॉइंट्स को। भले ही जो आंसर नहीं, भले ही आंसर एकदम छोटा में लिख रखा हो, पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख रखा हो, उसको जबरदस्त तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसको हाईलाइट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाईलाइट इन द सेंस खाली ब्लू पेन से अंडरलाइन भी कर दोगे ना, तो बहुत बड़ा बात होता है, एग्जामिनर को पता चल जाता है। बच्चों को 5 में से भी 5 मार्क्स मिलता है, ऐसे बोलते हैं थ्योरी में पूरा 100% मार्क्स नहीं मिलता है, कि मिसकंसेप्शन है। 5 में से 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन है, तो उसमें 5 में से 5 मार्क्स मिला है। बिल्कुल सर। जैसे सीएमएसएल जैसा पेपर भी देखा जाए तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आता है, तो बच्चे सोचते हैं कि यार प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, छोड़ के चल जाते हैं। बहुत इजी होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बच्चे छोड़ के चल जाते हैं, बोलते हैं यार प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैथ्स हमारा वीक है, तो वो भी छोड़ के चल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको भी देख के जाना पड़ता है एग्जाम में। यस, एब्सोल्युटली थैंक सर। तो मैं बिल्कुल सर के पॉइंट्स को जो एग्री करती हूँ। सबसे पहला चीज, अटेम्प्ट 100 मार्क्स। और 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले स्ट्रेटेजी बनाओगे 100 मार्क्स पेपर में अटेम्प्ट हो सकेगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस, दैट लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स स्किप। आपको सिलेबस आपने पढ़ लिया, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बट आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो जो बच्चा यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता है, आपको इंश्योर करना है पूरा फुल फ्लेजेड, कम से कम आपने एग्जाम्स दिया है, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं, और 3 पेपर पूरा का पूरा टाइम के हिसाब से आपने लिख कर प्रैक्टिस किया है। अगर आप यहाँ पे बार बार एग्जाम नहीं दोगे, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको मेन इंस्टीट्यूट में बार बार एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये आपका कॉल है, या तो यहाँ पे बार बार एग्जाम दो। इवन एमईपीएल इंस्टीट्यूट बहुत बार एग्जाम्स कंडक्ट करता है आपके लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर। आप बैठो, हमें डर लगता है कि हम मैम एग्जाम देंगे पता नहीं क्या होगा। अरे तो यहाँ पे आपको कौन जज कर रहा है? आप तो बेटर ही होगे ना। तो जितना आप टेस्ट दोगे उतना परफेक्शन आएगा, और आगे फिर वहां जाके एक बार देना है। तो एग्जाम तो देखो भाई बार बार देना पड़ेगा, अब आपके ऊपर है, आप यहां बार बार दोगे कि इंस्टीट्यूट में बार बार दोगे। तो बेटर है यही दे लो बार बार। और दूसरा, सर ने बहुत अच्छा बात बोला, प्रेजेंटेशन। यू अग्री और यू डोंट अग्री, बट प्रेजेंटेशन डू मैटर। अब तुम समझो यार, लॉ का 500 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है आपके सिलेबस में। तो अब इतना थ्योरेटिकल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स है आपके सिलेबस में, कंपनी लॉ इज वेरी टेक्निकल, सीएमएसएल इज वेरी टेक्निकल। तो अगर आपने आंसर्स लिख भी दिया बहुत अच्छा खासा,
एग्जामिनर के पास बहुत सारे पेपर है, वो एफर्ट नहीं लेगा आपके पॉइंट्स को निकालने का। तो ये आपका ड्यूटी है, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप हाईलाइट करो, फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन नंबर हाईलाइट किया है, आपने कोई केस लॉ हाईलाइट किया है, तो उसको अंडरलाइन करके आओ। अपने आंसर्स को रीडेबल बनाना आपका जिम्मेदारी है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एग्जामिनर आपका आंसर में से ढूंढ के निकालेगा पॉइंट्स को। क्रिस्प पॉइंट्स को हाईलाइट करना इज योर ड्यूटी। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट की फीचर्स जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन, 100 मार्क्स पेपर अटेम्प्ट, ये तीन चीज अगर आप कर लोगे ना एग्जाम्स के पहले, तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम्स दे पाओगे। एंड द फोर्थ थिंग इज रिविजन। आपको ये इंश्योर करना है जिस टर्म में भी आप एग्जाम दे रहे हो, 3 मंथ्स बिफोर द एग्जाम आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट 3 महीना सिर्फ रिविजन करना है। नो मैटर आपने क्लासेस कब लिए कब नहीं लिए, अगर आपने एमईपीएल में लिए हैं तो आपको अच्छे से पता है ये बात, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर फ्रॉम एमईपीएल ओनली। मुझे अच्छे से पता है कि आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताया जाता है कि एग्जाम्स के 3 महीना पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। और आपको शायद पता होगा कि हम आपको पूरा करेंट टर्म का रिकॉर्डेड बैच का भी एक्सेस देते हैं फेस टू फेस के अलावा। तो आप अपने टाइम के हिसाब से सिलेबस को 3 महीना पहले खत्म करो। इफ रिक्वायर्ड 1-2 सब्जेक्ट का आप रिकॉर्डिंग्स देखकर खत्म करो। डू नॉट पाइल इट अप टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में सिर्फ रिवीजन करना है। सेल्फ स्टडी काम आता है। कितना ही आप क्लासेस कर लो, कितना ही मैराथन्स कर लो, अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया, सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, यू विल स्ट्रगल बैडली। तो आपको ये टारगेट रखना है, मुझे लास्ट 3 महीना तो स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई करनी है। गॉट माई पॉइंट? सो दीज आर द की टेकअवेज फ्रॉम टुडेज सेशन। हम एक एक करके आपका डाउट भी लेना चाहेंगे, बट एक बार ना मैं आपको ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस का ओवरऑल ट्रांजिशन बताना चाहूंगी। सबसे पहले आई स्टार्ट विद द पेपर नंबर 1। ठीक है, जैसा कि आप देखोगे ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस, मैं एक बार अपने आपको पिन कर रही हूं ताकि मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा दूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा है क्लियरली जेआईजीएल आपका यहाँ पे फर्स्ट पेपर था, न्यू में भी जेआईजीएल है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगी। वैसे कंपनी लॉ पहले भी था, अभी न्यू सिलेबस में भी कंपनी लॉ है। पहले एसबीसी हुआ करता था, अभी वो एसबीआईएल हो गया है। टैक्स लॉ आपका पहले ग्रुप 1 में था, अभी टैक्स लॉ हैज बीन शिफ्टेड टू ग्रुप 2, मॉड्यूल 2। ठीक है, फिर आपका जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिकल पेपर था अकाउंट्स एंड एफएम का, वो आपका ग्रुप 1 में शिफ्ट कर दिया है, जो कि ओल्ड सिलेबस में पहले ग्रुप 2 में हुआ करता था। ठीक है, सिमिलरली पहले अकाउंट्स और एफएम का 2 अलग अलग पेपर हुआ करता था, अभी इसको मर्ज करके एक ही पेपर कर दिया गया है। पहले आपका एसएलसीएम हुआ करता था, सब्जेक्ट वही है, बस नाम उल्टा कर दिया सीएमएसएल। ठीक है, तो सीएमएसएल सब्जेक्ट जो है आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, वो आपका पेपर नंबर 5 आपके मॉड्यूल 2 में डाल दिया इंस्टीट्यूट ने। फिर वैसे ही पहले आप देखोगे तो आपका ग्रुप 2 में ईबीसीएल हुआ करता था, अभी उसको ईसीआईपीएल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ओल्ड सिलेबस में से एक पेपर आपका न्यू सिलेबस में कम हो गया है। द रीजन बीइंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हट चुका है, जो ओल्ड सिलेबस में पहले हुआ करता था। बट एसएम आपका न्यू सिलेबस के अंडर प्रोफेशनल में चला गया है, यानी फाइनल्स में। तो हटा कहीं से नहीं है, एग्जीक्यूटिव में था, अभी उसको प्रोफेशनल में ट्रांसफर कर दिया है। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी मैं ही आपका पढ़ाऊंगी और पढ़ाती हूँ। पहले भी मैं पढ़ाती थी एग्जीक्यूटिव लेवल में, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। बट अभी तो पढ़ना ही नहीं है, वो फाइनल का है, उसको हटाकर फाइनल में डाल दिया गया है। सब्जेक्ट अभी भी वो है जिंदा, लेकिन प्रोफेशनल लेवल में है। गॉट माई पॉइंट? अब अगर मैं बात करूं आपका प्रैक्टिकल पेपर का, तो एफएम और अकाउंट्स को मर्ज कर दिया। दैट इज अगेन अ गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल पेपर में दिक्कत आता है। तो अभी उस पेपर को 100 मार्क्स का कर दिया, जिसमें अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स कैरीज योर वेटेज ऑफ 60 मार्क्स, एफएम आपका 40 का है। और अभी यहाँ सारे ही पेपर डिस्क्रिप्टिव है, कोई एमसीक्यू, कोई टिक्की टिक्की नहीं। बल्कि न्यू सिलेबस में हमें बोला गया था इंस्टीट्यूट ने कि भाई एमसीक्यू आएंगे, तो बच्चे जब न्यू सिलेबस में पहला अटेम्प्ट में बैठे थे, दे वर वेरी एक्साइटेड, एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा। बट भाई इंस्टीट्यूट का तो जवाब ही नहीं। उन्होंने अपना इक्का का हुक्म निकालकर फेंका, इक्का की पत्ती निकाली और दिया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, नॉट फॉर एमसीक्यू बट फॉर डिस्क्रिप्टिव। एक एक 2-2 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए केस स्टडी में, यानी कोई एमसीक्यू नहीं आता। डोंट क्लिंग टू फॉल्स होप, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है न्यू सिलेबस में। पूरा 100 मार्क्स आपको रगड़ के लिखना है अपने एग्जाम्स के पेपर में, ये बात आप समझ के चलो, जिसके लिए आपको बहुत थॉरो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? चलो अब एक एक करके मैं आपका पेपर्स के बारे में बात करूंगी। तो पेपर आपका पहले 8 था नंबर ऑफ पेपर्स, अभी वो कितना हो गया मुझे बताओ? 7 कर दिया गया है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शिफ्ट होकर प्रोफेशनल में चला गया है, और अकाउंट्स और एफएम का पेपर क्लब करके 1 कर दिया गया और उसको मॉड्यूल 1 में डाल दिया गया है। गॉट इट? अब अगर मैं बात करूं की चेंजेस का, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, 1-1 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट अगेन एमसीक्यू नहीं है। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ के ये सोचा था एमसीक्यू आएगा, बट वो थ्योरी डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये रीजनिंग के संग आपको आंसर लिखना है। नाउ कमिंग टू योर पेपर नंबर 1, दैट इज फॉर जेआईजीएल। मैं सिंपल टर्म्स में ज्यादा समय नहीं लूंगी। जेआईजीएल में आपका 2 चीज है,
तीन न्यू एक्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसा कि आपको पता है। ये जो पोर्शन आपका पहले कमर्शियल लॉ का ईबीसीएल में हुआ करता था, अभी ईबीसीएल से हटकर वो जेआईजीएल में आ गया, और जेआईजीएल आपका ग्रुप 1 का पहला पेपर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एनआई एक्ट, पहले ये हुआ करता था, बट कहाँ पे बताओ, ईबीसीएल के अंदर। ईबीसीएल से हट गया है क्योंकि उसको ईसीआईपीएल कर दिया है, और वो पोर्शन कहाँ गया आपका, जेआईजीएल में डाल दिया गया। गॉट इट। अब आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट, जानते हो आपके लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? हु विल टेल मी? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों के लिए क्या है? ये तीन नया एक्ट जो आया है। अब ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे बोल रहे हमने तो इंडियन पीनल कोड पढ़ा था मैम, हमने तो क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ा था, एविडेंस एक्ट पढ़ा था, अभी क्या करें, अभी तो न्यू एक्ट आ गया। हाँ, यहाँ नया एक्ट पढ़ना पड़ेगा, वेटेज भी हाई रहेगा एग्जाम में। अमेंडमेंट है भाई ये तीनों एक्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों एक्ट। ये तीनों एक्ट को आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और आप भरोसा करो मैं आपका तैयारी करवाऊंगी तीनों एक्ट का, आप टेंशन मत लो। तो अब रहा बात कि मैम क्या करें फिर, जेएचएल का दोबारा से ट्यूशन ले? तो देखो भाई ऐसा है ना, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगी ट्यूशन लेना चाहिए कि नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे, टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेशन, कि आपको क्या करना है। अगर आपने पुराना एक्ट पढ़ा है तो मैम न्यू एक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, आंसर इज यस, पढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं चलेगा, पूरा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप समझ में रहे, इग्नोरेंस नहीं लेकर जा सकते हो, बहुत मार्क्स वेटेज कैरी करेगा एग्जाम में। और वैसे भी आपको पता है इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये पर्टिकुलर मार्क्स वेटेज फॉलो करता है इस चैप्टर से, बट ऐसा नहीं होता है। अभी के जो पेपर्स आ रहे हैं ना, तुमको जितना भी चैप्टर्स दिया है इंस्टीट्यूट, भले ही बाइफर्केशन कर चुका है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स खाता है, बट इंस्टीट्यूट उसको फॉलो ढंग से कर नहीं रहे। यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम ये नहीं सोच सकते इस चैप्टर से अगर इंस्टीट्यूट ने बोला 10 मार्क्स आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कम बेसी इंस्टीट्यूट जो मर्जी कर रहा है। आईसीएसआई इज जस्ट प्लेइंग कार्ड्स, ब्लैंक कार्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स इन द एग्जाम्स। तो इसके लिए तुमको हर तरीके से तैयार होकर जाना है। तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपने ऑलरेडी ईटी लेवल में मेरे से पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़े होगे मेरे से। दुनिया भर का मेरा मैराथन फ्री कंटेंट यूट्यूब में, आप ये 3 एक्ट तो आराम से कवर कर सकते हो वहां पे। अब ये जो 3 नया एक्ट है, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हम लोग यूट्यूब में कवर करेंगे, बट पूरा रेगुलर बैच अगर आप करोगे ये तीनों एक्ट का, तो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा ये आपके लिए। गेटिंग माई पॉइंट? अब जनरल क्लॉजेस एक्ट अभी भी है, कुछ बच्चों को लगता है जनरल क्लॉजेस हट चुका है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया ना, उसको नेम से हटा दिया है, बट अगर आप देखोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में उसको क्लब करके एक एक्ट बना दिया गया, एक संग ही दे दिया है। तो ये दोनों ही अभी भी है, समझ में आ रहा है आपको? स्पेशल कोर्ट्स वगैरह हट चुका है। तो ये ओवरऑल चेंजेस है जेएचएल का सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ का, कंपनी लॉ में दोस्तों खुश हो, सिलेबस कम हुआ है भाई, बढ़ा नहीं है, सिलेबस हैज गॉट रिड्यूस्ड। अभी कंपनी लॉ में ना, पेपर पैटर्न में आपको बता रही हूँ, अमेंडमेंट्स तो आपको बताया यार, कंपनी लॉ ऐसा नहीं आपने ओल्ड सिलेबस में पढ़ा है तो कंपनी लॉ जो है आपका चलेगा। अब अमेंडमेंट आता है कंपनी लॉ में, कहीं पे पेनल्टी में, कहीं पे फाइन में, कहीं पे प्रोविजंस में। तो आपको अगर आपने ऑलरेडी कंपनीज एक्ट यहाँ से पढ़ा है तो आपको उसके लिए मेरा मिशन सीरीज फॉलो करो, लॉ का दरबार महादरबार फॉलो करो, कवर हो जाएगा। वहां अमेंडमेंट्स मैं करवा देती हूँ, जब मैं लॉ का सुपर दरबार महादरबार करवाती हूँ ना, मैं अमेंडमेंट्स कवर करवा देती हूँ, तो आप वहां फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है मेरा ग्रिप अच्छा नहीं है, अगेन कंपनी लॉ इज वेरी टेक्निकल, आप दोबारा आपको करना चाहिए क्लासेस। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एमईपीएल से किया कंपनी लॉ, तब कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप मेरा अमेंडमेंट लेक्चर फॉलो करोगे, लॉ का दरबार मिशन सीरीज में जो भी निकालती हूँ वो फॉलो करो, आराम से हो जाएगा वहां कवर। अभी मैं आपको बता दूं, आईबीसी वगैरह पहले हुआ करता था, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद टुवर्ड्स द एंड जितने भी वो इंसॉल्वेंसी के सेक्शन से, वाइंडिंग अप के सेक्शन से, वो पहले थे ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में ये सब का नामो निशान भी नहीं है, ये सब हट चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ बेसिकली आपको डायरेक्टर्स के ऊपर, उसके बाद आपका जनरल मीटिंग के ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर, डिविडेंड्स के ऊपर, अकाउंट्स, ऑडिट ऑडिटर, डोरमेंट कंपनी, ये सारे चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, बोर्ड कॉम्पोजिशन, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ठीक है। जो क्लासेस में बहुत अच्छे से मैंने पूरा नोट्स वाइज एक चैप्टर का पूरा हैंड रिटन नोट्स लिखवाया है। और अब यहाँ पे क्या है ना, कंपनी लॉ में आप देखोगे न्यू सिलेबस में ड्राफ्टिंग काफी पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन ड्राफ्टिंग का आता ही आता है, और ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको कुछ रटने का नहीं है। एक पैटर्न अगर आप देख लो, मेरा क्लास में करवाया, वो ड्राफ्टिंग देख लोगे, सेम आपको वापस से, मतलब सेम है एकदम, एक ड्राफ्टिंग आता है आप सारा कर लोगे। समझ में? रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना, मिनट्स ड्राफ्ट करना मीटिंग का, ये सब ड्राफ्टिंग क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं, तो ड्राफ्टिंग इग्नोर नहीं करना है। प्रोफेशनल लेवल में ड्राफ्टिंग पूरा 100 मार्क्स का अलग से एक सब्जेक्ट है आपका, तो अभी से आप ड्राफ्टिंग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी लॉ का सिलेबस बहुत कॉन्साइज कर दिया गया एज कंपेयर टू प्रीवियस सिलेबस। तो कंपनी लॉ में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ, खाली ड्राफ्टिंग का थोड़ा बहुत पोर्शन ऐड हुआ है, वो पहले भी था लेकिन क्वेश्चन नहीं आता था, बट अभी क्वेश्चन आने लग गया ज्यादा,
ठीक है। और रहा बात सिलेबस का, कंपनी लॉ में जो आपका पुराना सिलेबस था उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स, क्या बोला मैंने, डिलीट कर दिया गया है। जैसे वाइंडिंग अप हुआ, स्पेशल कोर्ट हुआ, वो सब अब हट चुका है, वो सब नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी मैंने आपको जो चैप्टर्स के नाम बताए उस पर आपको फोकस करने, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब अगर हम लोग बात करें एसबीआईएल का, नो पहले एसबीसी बोलकर हुआ करता था, अभी एसबीआईएल हो गया है। व्हाट इज द मेजर चेंजेस हियर? एसबीसी जब हुआ करता था ना, वहाँ इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ 15 to 20 मार्क्स का वेटेज कैरी करता था। बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर लॉ अलग से 40 मार्क्स कर दिया है। पूरा लेबर लॉ से कुल मिलाकर 40 मार्क्स आता है। तो ये पेपर बहुत स्कोरिंग है। ये पेपर भी मैं ही आपका पढ़ाती हूँ। लेबर लॉ पूरा 40 मार्क्स ऐसे मुट्ठी में। अगर आपने मेरे क्लासेस को प्रॉपरली किया, एक एक चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह लिखवाए गए हैं क्लास में, एक एक चैप्टर जो है ना जबरदस्त है लेबर लॉ का। मतलब ऐसा फीलिंग आएगा आप खुद लेबर बन गए हो। तो वहां अगर आपने ओल्ड सिलेबस में लेबर लॉ किया है, तो अगेन आपको न्यू सिलेबस में प्रॉपरली करना होगा लेबर लॉ। वहाँ वेटेज वॉज वेरी लेस, यहाँ चैप्टर्स के लेंथ को बढ़ाया है, प्रोविजंस को बढ़ाया गया है। तो लेबर लॉ में डिफरेंस काफी हद तक ज्यादा आ गए है। समझ में आ रहा है? लेबर लॉ पुराना वाला नहीं चलेगा, नया लेबर लॉ तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अब रिमेनिंग 60 मार्क्स में कुछ पोर्शंस आपके कॉमन है, किसके संग बताओ? कंपनी लॉ के संग। कंपनी लॉ का प्रिलिमिनरी चैप्टर, इनकॉर्पोरेशन चैप्टर, ये सब कॉमन है। बाकी स्टार्टअप कंपनी पहले भी था, अभी भी है। समझ में आ रहा है? सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट आप देखोगे कॉमन ही है। जैसे स्टार्टअप हुआ, फिर उसके बाद एनबीएफसी वगैरह हुआ, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके पहले भी थे और अभी भी है। तो मतलब एसबीएल में बेसिकली सबसे ज्यादा चेंजेस अगर मैं बात करूं तो क्या चीज में आया बताओ? लेबर लॉ में है। लेबर लॉ पूरा का पूरा कितना मार्क्स का कर दिया बताओ? 40 मार्क्स का कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है? लेबर लॉ अगर आप 40 मार्क्स कर लिए, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी लॉ का 10 मार्क्स कॉमन, तो 50 मार्क्स तो यही खत्म। अब रिमेनिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्टार्टअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमएसएमई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका एनबीएफसी इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, बिजनेस कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका ज्वाइंट वेंचर इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ता है फॉर द इनिशियल सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोलैबोरेशन। फिर उसके बाद आउटसाइड इंडिया अगर आप धंधा कर रहे हो, सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एलएलपी, ये सारे चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो? मैंने एसबीएल का मैराथन वगैरह सब लिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप न्यू क्लासेस नहीं करना चाहते हो, आप मेरा मैराथन रेफर कर सकते हो। लेबर लॉ के लिए भी मेरा मैराथन लिया हुआ है, आप वहां से कवर करो। मेरा नोट्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है टेलीग्राम चैनल, वहां से आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ज्यादा जो है मेरे को दरकार नहीं है करने का, आप मैनेज कर लोगे, सो यू कैन ऑलवेज फॉलो माय रिवीजन सीरीज फॉर एसबीएल। आई हैव टेकन मैराथन एंड ऑल्सो द लेबर लॉ का मैराथन दैट आई हैव टेकन। इसको आप आराम से फॉलो करो, हो जाएगा। तो रहा बात एसबीएल में, एसबीएल में मेजर पोर्शन किसको दे दिया? इंडस्ट्रियल लॉ का मेजर पोर्शन कवर कर दिया गया है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपका पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? जो चेंजेस है इसके अंदर बता दीजिए जल्दी जल्दी से। क्लियर है? अब पेपर 4 ऑलरेडी मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल पेपर है आपका। क्या है बताओ? एफएम और अकाउंट्स है। पेपर नंबर 4 क्या है बताओ? एफएम और अकाउंट्स, ठीक है। जिसमें एफएम छोटा कर दिया 40 मार्क्स, अकाउंट 60 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और पूरा डिस्क्रिप्टिव है। अब इसको हल्के में मत लेना। अगर अभी का तुम पेपर देखोगे, एफएम का पेपर काफी टेक्निकल आया था। इंस्टीट्यूट के मैट में जितने सम दिए जाते हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा। ये सीए इंस्टीट्यूट के मैट से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उठा उठाकर। यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसके लिए आपको एफएम और अकाउंट्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। खाली इंस्टीट्यूट के मैट के सम्स करके जाओगे, कुछ नहीं होगा। दे आर रेफरिंग टू सी इंस्टीट्यूट का मैट। तो इसके लिए अभी राइट नाउ अगर आप देखोगे, एफएम के लिए एक बहुत बढ़िया फैकल्टी एमईपीएल में आए हैं। समझ में आ रहा है? आयुष सर, तो वो ही सीए क्वालिफाइड ओनली, तो इंश्योर कर रहे हैं, मैंने उन्हें बताया कि आप प्लीज सीए इंस्टीट्यूट को भी कवर करो। सो इज कवरिंग द एंटायर मॉड्यूल ऑफ योर सीए इंस्टीट्यूट फॉर एफएम। तो आपको कोई टेंशन नहीं है। उनका बहुत जल्दी रिवीजन सीरीज भी फ्री में आएगा यूट्यूब में, आप उसको भी फॉलो करो। अगर आप एग्जिस्टिंग सिलेबस के बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस में एफएम में ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। बट अगर अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आई वुड जस्ट सजेस्ट टाइम वेस्ट मत करो। जिस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्लासेस करो उसका। गॉट इट? नाउ ग्रुप 2 में टैक्स पहले भी था, अभी भी है। फाइनेंस एक्ट चेंज होता है तो उससे उसके हिसाब से आपका प्रोविजंस कुछ कुछ चेंज होता है, वो आपको पता है। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूंगी, ईसीआईपीएल एंड सीएमएसएल, जिसके बारे में आपको दीपक सर पूरा गाइड करेंगे क्या क्या चेंजेस है। तो सर प्लीज थोड़ा ब्रीफली बच्चों को एक्सप्लेन कर दीजिए क्या क्या चेंजेस है सीएमएसएल और ईसीआईपीएल में। एंड ट्रस्ट मी, मतलब दीपक सर का ये दोनों सब्जेक्ट में जो कमांड है डेट इज अनपैरेलल्ड। अगर आप इनका क्लासेस ठीक से ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्लासेस आपको करने में जबरदस्त मजा आएगा। जैसे सीएमएसएल में भी सर वो स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया था, इफ यू कैन काइंडली लेट अस नो। आपकी जो स्टूडेंट थी 71। मतलब लॉ के पेपर में भी 71 बच्चे स्कोर कर रहे हैं। बताइए सर। जैसे कि मैम ने बताया, बहुत ही स्कोरिंग है पेपर, दोनों का दोनों पेपर बहुत ही स्कोरिंग है। ईसीआईपीएल एंड सीएमएसएल दोनों स्कोरिंग है। ईसीआईपीएल में एक बच्चे का 76 आया था अभी पास टर्म में, और उसके बाद 71 आया था सीएमएसएल में।
तो दोनों ही पेपर बहुत स्कोरिंग है, प्रैक्टिकल अप्रोच है दोनों पेपर में। और हम लोग एकदम पूरा क्या करते हैं ना, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसे कि मैम ने बताया ना, लेबर लॉ पढ़ोगे तो पूरा लेबर जैसा फीलिंग आएगा, तो वैसे ही आपका सीएमएसएल जब आप पढ़ोगे ना, पूरा आपको लगेगा कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, शेयर बाजार ब्रोकर समझोगे, अपने आपको स्टॉक ब्रोकर समझोगे। वैसे ही ईसीआईपीएल करोगे ना, तो ऐसे लगेगा कि आप रिलायंस हो, मर्जर कर रहे हो, डीमर्जर कर रहे हो, कॉम्बिनेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिशन एक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन कर रहे हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करोगे, तो हाँ सही में ऐसे लगेगा कि यार सही में हम लोग कंज्यूमर है। तो ये दोनों जो आपका पेपर है ना, बहुत प्रैक्टिकल है। पहले हम लोग सीएमएसएल का बात करते हैं। सीएमएसएल में अगर मेजर चेंजेस का बात किया जाए ना, तो बेसिकली बस क्या करते हैं ना, इंस्टीट्यूट को पजल खेलने में ज्यादा मजा आता है। पहले ये पेपर का नाम सीएमएसएल था, एकदम स्टार्टिंग, आज से 10 साल पहले का बात किया जाए तो। उसके बाद एसएलसीएम हो गया, फिर वापस से सीएमएसएल हो गया। तो मेजरली क्या है ना, पहले आपका ये पेपर का नाम जब एसएलसीएम था, तो सिक्योरिटीज लॉ 70 मार्क्स का था, और आपका कैपिटल मार्केट 30 मार्क्स का आता था, जिसमें खाली 3 चैप्टर से 30 मार्क्स का आता था। अब क्या कर दिया, जब ये पेपर का नाम सीएमएसएल हो गया, तो इस पेपर में कैपिटल मार्केट से अब आ गया 40 मार्क्स का, और सिक्योरिटी लॉ से 60 मार्क्स का। तो बेसिकली 40 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है ना, 40 मार्क्स का, उसमें अब आपका 3 चैप्टर के बदले अब 7 चैप्टर डाल दिया गया, जिसमें आईएफएससी बोल के एक नया चैप्टर है वो ऐड कर दिया गया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये नया चैप्टर है, उसको ऐड पूरा कर दिया गया है। और रहा बात, जो पहले 3 चैप्टर था आपका, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसके अलावा डिपॉजिटरीज ऐड कर दिया गया, जो कि सिक्योरिटी लॉ से निकाल दिया गया, डिपॉजिटरीज को ऐड कर दिया गया है, सेबी को ऐड कर दिया गया है, ये सारा चैप्टर्स को ऐड कर दिया है, सेक्रा भी इसमें डाल दिया गया है। और रहा बात सिक्योरिटी लॉ, जो कि अभी 60 मार्क्स का है, जो कि पहले 70 मार्क्स का हुआ करता था, उसमें जाहिर सा बात है बहुत सारा चैप्टर्स निकाल दिया गया है और कैपिटल मार्केट में डाल दिया गया है। तो सिक्योरिटी लॉ में आपका बेसिकली अभी नया एडिशन का बात किया जाए तो, अभी फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोल के पीएफयूटीसी रेगुलेशन है, वो नया आया है। एनसीएस रेगुलेशन बोल के वो नया है। और शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी को मर्ज कर दिया गया है, दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया गया है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो पहले भी था, उसको थोड़ा ब्रॉडर हम लोग अच्छा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नया नया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एंकर इन्वेस्टर्स, ये सब भी नया नया डाला गया, और बहुत सारा चीज हटा दिया गया है। जैसे अब आईसीडीआर का बात किया जाए, वो बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना पड़ता था, अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग को प्रोफेशनल में पढ़ना है, जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस बोल के एक आपका चैप्टर सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ना है आईसीडीआर को और डिटेल में। मतलब अभी और इजी कर दिया गया, बहुत सिंपल कर दिया गया। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत इजी कर दिया गया, पहले बहुत डिफिकल्ट पूछा जाता था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अब बहुत इजी कर दिया गया है। ठीक है। अब रहा बात आपका ईसीआईपीएल का, बात होता है ईसीआईपीएल में पूरा का पूरा आपका 40 मार्क्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बोल के वो पूरा का पूरा ऐड कर दिया गया। तो वो एक बहुत मेजर चंक है, बहुत बड़ा, ईसीआईपीएल में बहुत बड़ा मेजर चीज ऐड किया गया, और बहुत सारा चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो हम लोग डिटेल में जब हम लोग क्लास करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग देखोगे, जबरदस्त तरीके से एक एक चैप्टर को हम लोग बढ़िया से लिखा लिखा के, लिख लिख के एक बार समझेंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटनिंग द स्टूडेंट विथ योर नॉलेज। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सीएमएसएल में जैसा सर ने बोला, खाली सब्जेक्ट का नाम चेंज किया, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा दिया जा रहा है सीएमएसएल को। सर सम्स कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है सीएमएसएल में? अभी मैम आपको कम से कम 15 से 20 मार्क्स का सम आता है सीएमएसएल में, लेकिन ईसीआईपीएल में कोई सम्स नहीं आता है। सीएमएसएल में पूरा 20 मार्क्स का सम्स तो आता आप समझ रहे हो, आपने अगर सीएमएसएल में 20 मार्क्स, आप समझो इसमें तो मार्क्स कटेगा ही नहीं। और मैंने देखा अभी हाल में ही सीएमएसएल का एग्जाम्स के पहले जो दीपक सर ने प्रैक्टिकल सम सजेस्ट किए थे, एग्जाम में एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस फंसे। तो अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया जो आपका किया हुआ है, तो 20 मार्क्स तो वैसे भी आपका सिक्योर्ड है। तो आप टारगेट रखो, ये 20 मार्क्स तो मुझे पॉकेट में रखना ही है। फिर रिमेनिंग 80 में आप 40 भी लाओगे, हाफ भी, तो भी तो 60 एग्जामेशन हो गया। तो आपको समझना है कितना स्ट्रैटेजिकली आपको पढ़ाई करना है। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करते हो तो हर एक चीजों का आप स्ट्रैटेजी सेट करके पढ़ो। इफ यू सेट द स्ट्रैटेजीज, योर वर्क विल बी हाफ डन। बट जो बच्चा एकदम अंधाधुन बस पढ़े जा रहा है, पता ही नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, कब ग्रुप 1 खत्म हो रहा है, कब कब ग्रुप 2 खत्म हो रहा है, कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं दे रहा, कोई पास्ट ईयर पेपर नहीं सॉल्व कर रहा है, तो वही बच्चा तो फिर फंस रहा है ना। अब उसको लग रहा है वो मेहनत तो करे लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। तुमको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, और छोटे छोटे स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। जैसे एक दिन में तुमने क्या पढ़ना है वो पहले से डिसाइड कर लो। और सपोज करो जब रिवीजन करते हो ना, जैसे सपोज करो लास्ट का 3 महीना का मैं बात करूं, तो अब ऐसा मत करो आज एक दिन सीएमएसएल पढ़ा, कल कंपनी लॉ, परसों जेआईजीएल, फिर बोर हो गए, फिर एक नया सब्जेक्ट उठा लिया। ऐसे नहीं करना है। जब आप रिवीजन करते हो ना होल सब्जेक्ट का, तो एटलीस्ट इंश्योर करो कि मैं 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम रिवाइज कर रहा हूं। और ये 2 सब्जेक्ट मैं कम से कम 7-8 दिन कंटिन्यूअसली करूं, जिससे मेरा 70-80% रिवाइज रिवाइज हो जाए एक बार में। तभी तो एग्जाम्स में तुम एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे।
अभी कितना ही पढ़ लो, एवरीथिंग बोज डाउन टू दैट सिंगल डे ऑफ रिवीजन। और अगर वो तुम एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज नहीं करोगे तो पेपर में कुछ नहीं लिख पाओगे। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ, सिलेबस को इस तरह से समेटो कि लास्ट में मैं एक दिन में जबरदस्त तरीके से रिवाइज कर सकूं। और वो एक दिन में रिवीजन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको कम से कम 2 से 3 बार पहले रिवाइज कर लेना चाहिए सारा सिलेबस। नहीं तो लास्ट में एक दिन में कलेक्टिव सिलेबस रिवाइज करना ऐसे लगता है पहाड़ तोड़ने के बराबर है। और एमईपीएल में ट्रस्ट मी, हर एक सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स इतने अच्छे से लिखवाया जाता है कि अगर आप वो हैंड रिटन नोट्स को रेफर करके जाओगे तो बिल्कुल इजीली आपका रिवाइज हो जाएगा एग्जाम्स के पहले, विदाउट एनी स्ट्रेस। और एग्जाम्स के पहले क्वेश्चंस नहीं देखना है, एग्जाम्स के पहले आपको सिर्फ रिवाइज करना है प्रोविजंस को, क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट यू शुड फॉलो। आपको ये एज्यूम करना है भाई कि देखो अब लड़ाई किन के बीच में है। कोर्स के लिए अपियर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, एनरोल बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। अब इसमें तुम देखो 50% तो ऐसे ही स्क्रीन हो जा रहे, कब? एग्जाम्स के कुछ दिन पहले, जब उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे प्रेशर को, तो डेफर करते हैं टर्म, चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे हम, अभी हमसे नहीं हो पा रहा है। या जो बच्चे दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल थे वो बोल रहे हम एक ही ग्रुप देंगे, तो आधा स्क्रीनिंग आधा कॉम्पिटिशन तो आपका यही खत्म हो गया। कम से कम आप अभी तक डट के खड़े हो, टर्म नहीं छोड़े हो, टर्म डेफर मत करना। जो टर्म तुमने सोचा है वो टर्म दो। हर टर्म तुम यही फील करोगे जो अभी करते हो, मैं सच बता रही हूं। हर टर्म में यही लगेगा यार डेफर कर देते, क्योंकि हमको वो ऑप्शन दिखता है, हमारे पास ऑप्शन है। तो जो तुमने पहले से डिसीजन लिया उस पर स्टिक करो, अटल रहो, चाहे फिर जो भी हो जाए। क्योंकि आधे बच्चे तो ऐसी रेस से भाग जाते हैं बाहर क्योंकि उन्हें डर लगने लगता है। तो डर को हावी मत होने दो। समझ में आ रहा है? प्रोफेशनल कोर्स में अगर डर जाओगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम एकदम मतलब मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। अच्छे अच्छों को रुला देता है, रैंक होल्डर को भी रुला देता है। आई वॉज वन ऑफ द रैंक होल्डर एट ऑल द 3 लेवल, आई हैव सिक्योर्ड रैंक। मैं जस्ट मैं भी अपने स्टूडियो में बैठी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, बिकॉज एकदम बगल में बैठी हूँ, मेरे पास है, देखो ये रहा मेरा AIR 3 का मेडल जो मुझे मिला था प्रोफेशनल लेवल में, आपको दिख रहा होगा अगर तो। सो दिस इज माई इंस्पिरेशन। मेरा एक सब्जेक्ट में एक ग्रुप में पूरा ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट भी आया था, उसका भी सर्टिफिकेट है, मैं आपको दिखाऊंगी एट द एंड। समझ में आ रहा है? तो मुझे भी डर लगता था, मुझे भी पैनिक अटैक्स आते थे, बट मेरा रैंक आया। तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल प्राणी हो, अगर आपका भी आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आपको डर आ रहा है, कोई नहीं, आप उसको ओवरकम करो। फॉर अ मोमेंट आप डिस्टर्ब फील करोगे, अपने आप को वापस से रेजुविनेट करो, ठीक है, ऑल इज वेल, इट्स ओके। मैम को भी आया था, मेरे को भी आ रहा है, नॉर्मल है यार, ये नॉर्मल सही नहीं, क्योंकि मैंने मेहनत किया, मुझे डर लग रहा है। डर के छोड़ के नहीं भागना है, डर के सामना करना है, डट के। डर के आगे तो जीत है ना। तुम भाग जाओगे तो कायर हो, अपनी नजरों में नहीं मिला पाओगे अपने आंखों को, कब तक भागोगे? तो स्टिक टू द अटेम्प्ट दैट यू हैव डिसाइडेड। फर्स्ट थिंग, भागना नहीं है। तो मैंने आपको कंपटीशन के बारे में बताया, 50% तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से। अब इस बीच कुछ 50% बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें से अगेन 20% का स्क्रीनिंग बाहर क्यों होता है जानते हो? क्योंकि वो दिल से एग्जाम नहीं दे रहे, बोलते एक बार देख लेते ना, देखे कैसा एग्जाम होता है। दे आर नॉट सीरियसली गिविंग देयर एग्जाम, दे ऑल्सो नो दैट, लेट अस ट्राई, एक बार देखते हैं, होगा तो ठीक है, देखा जाएगा, एक बार माहौल तो देखे, एडमिट कार्ड आ गया है, पैसा वेस्ट होगा, एक बार बैठ जाते हैं। तो 20% तो वो भी रेस से बाहर निकल गए। अब आपका कंपटीशन इन 3% लोगों के संग है, जिसमें 15% बच्चे पास हो रहे हैं। तो तुम बोलते हो ना 15% पासिंग परसेंटेज है, दिस इज द रीजन 15% पासिंग परसेंटेज है। 50% तो वैसे ही युद्ध भूमि से भाग गए हैं, 15% 20% तो वैसे भी हाफ हार्टेडली एग्जाम दे रहे हैं। अब ये 30 में तुम 15 में नहीं आ पाओगे क्या, बताओ? समझ में आ रहा है? तो ये सोचा करो, जब बोलते हैं ना लोग परसेंटेज कम है, दिस इज द रीजन परसेंटेज कम है। तो मेहनत करो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बच्चा मेहनत करेगा, लगन लगाकर पढ़ेगा, उसका डेफिनेटली क्लियर होगा। आजकल एक मार्केट में स्कैम चल रहा है, टेलीग्राम में दुनिया भर का तुम देखोगे उल्टा पुल्टा जो है चलते रहता है चलन, ये सेशन वो सेशन। भाई तुम जहां टाइम इन्वेस्ट करो, तुम्हारे टाइम का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कीमत है, सही जगह में इन्वेस्ट करो। लोग क्या करे उसको मत सुनो, तुम खुद कंटेंट पे फोकस करो। अगर कंटेंट है बंदे में, सही पढ़ा रहे तब देखो, भेड़ चाल में मत जाओ, क्योंकि आजकल भेड़ चाल आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा रहा है, स्कैम हो रहा है। ये डिजिटल मीडिया का जितना प्रोज है उतना कॉन्स भी है, तुम्हें पता भी नहीं है तुम कितना एक्सप्लॉइट हो रहे हो। समझ में आ रहे हैं? तो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड मत रहो जहां तुमको लग रहा है कंटेंट अच्छा नहीं है। खुद, एंड यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर, किसी के बहकावे में मत आओ। तुम खुद लेक्चर देखो, तुमको समझ में आएगा उस बंदे का लेक्चर आ रहा है कि नहीं समझ में। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ, मैं ये दावा के संग कह सकती हूँ, तुम पूरा यूट्यूब छान मारो, जितना मैंने एफर्ट दिया कंपनी लॉ के लेक्चर्स में, लॉ के दरबार महादरबार में, कहीं तुमको नहीं मिलेगा। कंटेंट बोलता है, एक एक क्वेश्चन रिसर्च करके डाला है तुम्हारे पास ईयर के पेपर से,
तुमको स्कैनर नहीं करने का दरकार है। यू आर गेटिंग दिस? सेम फॉर एसबीआई मैराथन लिया, आप जाकर कंटेंट देखो कैसे कंटेंट है, तब आप देखो। टाइम वेस्ट मत करो गलत जगह। डू नॉट बी अ प्रे टू दिस फॉल्स स्कैम विच इज बीइंग प्लेड। स्टूडेंट्स आर बीइंग जस्ट सोल्ड द प्रोडक्ट, ये लो प्रोडक्ट ले लो मेरा, देन कोई कनेक्शन नहीं है बच्चों के संग। तो ये चीज तुमको समझना पड़ेगा। और कुछ कुछ क्लासेस तुमको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, सिलेबस वास्ट है, तुम समझो। अगर मैं 700 मार्क्स बात करूं तो तुम एक बात बताओ, हर एक सब्जेक्ट में लगभग 80 to 100 लेक्चर है। कंपनी लॉ बीइंग एन एक्सेप्शन, वो तो छोड़ ही दो तुम, 120 के ऊपर जाता है। तो लगभग चलो मैं लोअर से लोअर साइड भी पकड़ू, 700 लेक्चर्स होगा ऑन एन एवरेज। अब तुम समझ रहे हो, तुम 6 मंथ्स में उसको कवर करना चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल लाइव। एक बार जरा डिवाइड करना, एक बार जरा डिवाइड करना, तुम मंथली तुमको कितने लेक्चर्स करने होंगे? 700 डिवाइडेड बाई करो सर, प्लीज बताइए एक बार डिवीजन करके। 20 लेक्चर के आसपास। यानी कि उसमें से आप संडे हटा दीजिए, 4 संडे हटा दीजिए, 700 लेक्चर्स बच्चों को कंप्लीट करना है। अगर बच्चा दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा है, ठीक है, और उसमें भी आप 3 मंथ्स आपने हटाया नहीं सर, क्योंकि 3 महीना बच्चे रिवीजन करते हैं, हम लोग एवरेज 5 मंथ्स का लेकर चलते हैं। तो 700 ऑन द लोअर साइड मैंने बोला डिवाइडेड बाई 5, यानी 140 लेक्चर्स पर मंथ। यस तो 140 लेक्चर पर मंथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज करोगे तो 4.67 आ रहा है। अब आप खुद सोचो, 4.67 लेक्चर्स इंक्लूडिंग संडेज, मैम, इसमें संडे नहीं हटाया। आप कैसे करोगे फेस टू फेस? 5 पकड़ लो एवरेज, फिर उसमें रिवीजन, फिर उसमें टेस्ट, सेल्फ स्टडी। एक एक लेक्चर 2 घंटा लेगा, तो लेक्चर में तो 10 घंटा चला गया तुम्हारा। तो तुमको तो तैयारी ऐसे करना ही पड़ेगा बाबा। फिर लास्ट 3 महीना बचेगा कब रिवीजन के? लेक्चर ही लेक्चर खेलते रहोगे। बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं, हमें रिकॉर्डिंग क्यों करने बोला जा रहा है कुछ कुछ चैप्टर। भाई कहीं और तुम जाओगे ना तो तुम ये देखना, वहां तो पूरा रिकॉर्डिंग चिपका देते हैं, और दे ट्रीट द स्टूडेंट लाइक अ प्रोडक्ट, बेस या खत्म, तुम कौन हम कौन नहीं जानते, इंजॉय द प्रोडक्ट। हमारे ऐसे नहीं होता, हैंड होल्डिंग लास्ट मोमेंट तक रहता है। हम तुमको ये भी बताएंगे, भाई अगर तुम्हारा एग्जाम इतने टाइम में है तो तुमको ये चैप्टर नहीं किया तो ये करो। यू अंडरस्टैंडिंग? अब ईटी साल में 4 बार होता है, तुमको समझना पड़ेगा चीजों को। बच्चा 4 बार एग्जीक्यूटिव 4 बार पढ़ाते रहे, साल में 2 बार हम लोग पढ़ाते हैं। अब जो बच्चा जब आएगा उसके हिसाब से तो सिलेबस स्टार्ट नहीं हो जाएगा ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये सब चीजों को, ये हमारा एक्सपीरियंस है भाई, यू आर टॉकिंग टू अ रैंक होल्डर। तो मैं चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस और मेरे ब्रदर का जो लेगेसी है मैं तुमको पास करूं। ही वॉज ऑल्सो रैंक होल्डर, तो हमारा जो इनहेरिटेंस है मैं तुमको दूं। तो तुम समझो जो पढ़ाया जा रहा है, जो चीज है उस पर फोकस करो पॉजिटिवली। क्लासेस में जो हो रहा है, चाहे वो दीपक सर करा रहे, चाहे मैं करा रही हूँ, चाहे बाकी फैकल्टीज एमईपीएल के करा रहे, उसको प्लीज फॉलो करो। टेस्ट दो रेगुलरली। स्टार्टिंग से जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेगा उसका लास्ट में डेफिनेटली क्लियर होगा, बट जो बच्चा स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ेगा उसका कुछ नहीं होगा। लास्ट मोमेंट में जागने से कुछ नहीं होगा, फिर यू विल एंड अप इन प्लेइंग द ब्लेम गेम। वो सिलेबस नहीं हुआ, वो क्लासेस मेरा छूट गया, मेरा तबियत खराब हो गया, मेरा ये हो गया, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं किया। अरे बहाना 10 होगा, तुमको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? यू आर द वन हु हैव टू स्टडी। और हमारे टाइम तो इतना कोई एक एक जगह में तुमको पता है मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था टू शो अस द करेक्ट पाथ। अभी एटलीस्ट तुम्हारे पास है, तुम में आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे, टेक्स्ट अवे। बिलीव मी, अगर कोई बच्चा यहाँ पे है जिससे मेरा कम्युनिकेशन होता है, आप बताओ, आप अगर कोई डाउट पूछते हो कि आपको वो डाउट मैं विद इन दैट डे सॉल्व करके देती हूँ कि नहीं, बताओ। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। कोई भी बच्चा अगर कभी भी मेरे से डाउट वगैरह पूछा है, अनम्यूट करो और बताओ मुझे, बताओ। मैम यस करती मैम। हूँ कॉल। यस मैम। यस। तो आपको किस बात का चिंता? आई एम देयर विथ यू, एट योर बैक, होल्डिंग योर बैक। समझ में, कान पकड़ने के लिए भी हूं मैं डांटूंगी भी, पढ़ाई नहीं करोगे, बट देखो पढ़ना आपको पड़ेगा। नोट्स लिखवा दिया जा रहा है क्लासेस में, टेस्ट लिया जा रहा है, आपको तो टेस्ट खुद देना पड़ेगा। आंसर भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी, बट कुछ आंसर तो आपको भी खुद से लिखना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो इस चीज को समझो, क्या गैप है, मैं क्यों नहीं पास कर रहा हूं, ये चीज को पकड़ो, लूप होल्स पे वर्क करो। एक बच्चा अटेम्प्ट पे दिए जा रहा है फिर भी क्लियर नहीं कर रहा है, देन ही गेट्स डिमोटिवेटेड। तो क्या तुमने एक अटेम्प्ट जब नहीं क्लियर किया, तुमने अपनी गलतियों को पहचाना, लिखा, ये गलती है, ये गलती रिपीट नहीं करना है, पेपर मंगवाए इंस्टीट्यूट से, चेक किया कहाँ कम मार्क्स आए, क्यों कम मार्क्स आए, मेरे से रिव्यू करो आके, खुद नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारी कमियों पे फोकस किया जाएगा, उसको और मेहनत करके कन्वर्ट किया जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट में। क्रिब करना आसान है, क्योंकि तुम समझो यार, अभी मैंने तुमको बोला 15% रिजल्ट है, विच मीन्स क्या, 85% तो फेल हो रहे हैं ना।
तो अब तुम देखो कि मेजरली बच्चे जो है जो पास नहीं हो रहे, अगर तुम उस कैटेगरी से बात करोगे तो वो भी डिमोटिवेटेड है, वो तुमको भी डिमोटिवेट कर देंगे। तो तुमको उस भीड़ में नहीं जाना है, तुमको अपना मार्क 15% में लेकर आना है। तो उसके लिए तुमको तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो तुमको डिमोटिवेट कर रहे हैं, बोल रहे यार छोड़ना क्या होगा सीएस करके, मेरा तो इतना टाइम लग गया है। तो उनसे पूछो क्या तुमने अपनी कमियों पे काम किया, खामियों पे काम किया? क्वेश्चन पेपर जो तुमने दिया था कहाँ गलत हुआ, आंसर्स को रिव्यू किया, पेपर मंगवाए इंस्टीट्यूट से? आजकल तो आरटीआई के जरिए पेपर मंगा सकते हो, पैसा भी नहीं लगता ज्यादा। तो देखो मिस्टेक कहाँ हो रहा है। इम्पॉसिबल थोड़ी है ये सब चीज करना। आराम से जो बच्चे पास हो रहे हैं वो कैसे पास हो रहे हैं फिर बताओ? और इस कोर्स का क्रेडिबिलिटी है, तुम समझो यार। कोई भी दूसरे कोर्स में कोई भी एस्पिरेंट को बोर्ड रूम में घुसने का पावर नहीं है। सीएस पहला दिन बोर्ड रूम में घुसकर बोर्ड मीटिंग में बैठता है डायरेक्टर लोग के साथ, सीधा मुकेश अंबानी के बगल में जाकर बैठोगे। और लिस्टेड कंपनी में मिल गया तो भाई बल्ले ही बल्ले, जबरदस्त पैकेज हिट करोगे। मैं तुमको ये नहीं बोल रही हूं कि हाँ भाई तुम्हारा 75 लाख का पैकेज लग जाएगा, बट लग भी तो सकता है, लगा है। समझ में आ रहे हैं? तो इसीलिए वेरिएशन को कैसे कम करें। कुछ बच्चे का देख रहे हैं 8 लाख का पैकेज लग रहा है, एक का 75 लाख, ये डिफरेंस क्यों? स्किल्स की वजह से। तो अभी से स्किल्स पे भी काम करो। तुमको किताबी कीड़ा नहीं बनना है। आसपास क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स को तगड़ा रखो अपना। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अभी से डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखो। तो इसके लिए तो तुम लोग को शॉर्ट्स बोलते हैं फॉलो करने। बताओ कितना जन शॉर्ट्स डेली देखता है, हाथ उठाना। रेज योर हैंड का ऑप्शन, मैं डेली शॉर्ट्स डालती हूँ तुम लोग के लिए। सीएस दिव्या अग्रवाल मैम AR3 यूट्यूब चैनल में। देखो बच्चे लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, 2-3 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, कैसे चलेगा? देखो तुम लोग के लिए तो बना रहे हैं यार, 1 मिनट का होता है शॉर्ट्स। तुम उल्टा पुल्टा रील्स देखते हो, दुनिया भर का यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो, क्या है वो? सबसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा मेरा प्रोडक्टिव रील देखो जो तुम लोग के लिए एफर्ट देकर बना रहे हैं। उससे तुम्हारा बिग फोर में तुमको काम मिलेगा, तुमको एक्सपीरियंस तुम्हारा मिलेगा, पढ़ाई करने का तरीका शेयर किया जा रहा है, उससे मोटिवेशन मिलेगा। तुमको पता है इसके एक टर्म पहले जो है मेरी एक स्टूडेंट थी, शी स्कोर्ड 7th रैंक। वो मुझे यही बोली, मैम मैं आपका मोटिवेशनल वीडियो डेली देखती थी। ऑल ओवर इंडिया रैंक उसका 7th आया न्यू सिलेबस के अंडर। एंड शी ऑल्सो स्टेटेड कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं सोशल मीडिया से एकदम डिस्कनेक्टेड थी, मैं वहां भी एक्टिव थी। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, टेक द थिंग्स वेरी पॉजिटिवली। अब आप मेरे को देखो, हम भी तो लगे हुए हैं तुम लोग के संग सुबह से रात तक। तो अगर तुमको डाउन फील होता है ना यार क्या कोर्स कर लिया, डोंकी की तरह खटनी कर रहे हैं हम लोग, मेरे को याद कर लिया करो। समझ में आ रहा है? अरे मैम भी तो कर रही है ना, मैम का तो हो गया डिग्री, फिर भी मेहनत कर रही है। यू अंडरस्टैंडिंग? और फाइनेंशियली भी भाई सही है। सर बताइए दीपक सर का भी बहुत जबरदस्त जो है ना, मैं सच बता रही हूँ, लॉजिस्टिक बिजनेस भी है एंड ही इज ऑल्सो टीचिंग। बट फिर भी यार तुम लोगों को देखकर एक अंदर में ना जील आ जाते पढ़ाने का, नहीं करना है बच्चों के लिए तो तुम भी करो ना यार। और कुछ बनना है, नहीं तो लाइफ इज फ्यूटाइल। और लोग उसी का इज्जत करते हैं, कदर करते हैं जिसके पास डिग्री है, जिसके पास पैशन है। पैशन लाओ, डिग्री अपने आप आएगा। बी पैशनेट, इंजॉय योर स्टडीज, लव योर स्टडीज। कभी भी डाउन फील करो ना, ये सोच लेना यार, CS नाम, मेरे नाम के आगे ये 2 शब्द ऐड होंगे, यार क्या फीलिंग है गजब का। और अभी तो हम लोग का टाइम ना, पता है वो सब भी नहीं होता था। अभी तुम लोग का जैसे होता है ना बाहर वाली कंट्रीज में, ग्रेजुएट के बाद वो तुमको पहनाते हैं सब, वैसे भी तुमको बुलाकर अलग से फेलिसिटेट किया जाता है। पहले हमारे टाइम खाली रैंक होल्डर का फेलिसिटेशन होता था, अभी सबको किया जाता है फेलिसिटेट। वो फीलिंग ही अलग है। मैंने तो अपना रैंक वाला फेलिसिटेशन भी मिस कर दिया। मेरे को आगरा में बुलाया गया था ट्रॉफी देने, मेरा उस समय CA फाइनल क्लैश कर गया था। और सच बताएं तो फाइनेंशियली उतना कैपेबिलिटी नहीं था आगरा फ्लाइट पकड़ के जा सके। सो दैट वाज द रीजन आई कुड नॉट अटेंड द फेलिसिटेशन। समझ में आ रहा है? और उस समय प्रेसिडेंट साहिबा खुद आई थी। प्रेसिडेंट जी थे, साहिबा नहीं, साहिबा भी हैं तो इसलिए निकल गया देने के लिए अवार्ड। सोचो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मैंने मिस किया। बट ठीक है यार, सैक्रिफाइसेस मेक्स द वर्थ। अभी तुम देखो, मतलब दुनिया भर का जो है अभी भी जो है अवार्ड्स मिलता रहता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट से कॉल आते रहता है। ठीक है यार, इट्स ओके। तो तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। न्यू ईयर, दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हारा कुछ करियर जो है ब्राइट दिखेगा। तुम सोचोगे आराम से हंसते खेलते बैठे बैठे कोर्स हाथ में आ जाएगा, डिग्री हाथ में आ जाएगा, नहीं। मेहनत जो करेगा उसका डिग्री है, जो मेहनत नहीं कर पा रहा है डिग्री नहीं मिलेगा। इट्स अ बिटर ट्रूथ। और तुमको मेहनत करना पड़ेगा। 3 महीना, 3 साल, नॉट 3 महीना, सॉरी, 3 साल रगड़ के मेहनत करो, डिग्री तुम्हारे हाथ में है, मेरा गारंटी है। चलो सर, अब एक बार ना बच्चों के लिए सेशन अपने ओपन रख देते हैं।
कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट है आप प्लीज पूछो, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। और हमने मल्टीपल कोर्सेज साथ में किए, दीपक सर ने भी सीएससीएस साथ में किया, मैंने भी सीएससीएस साथ में किया, मोहित सर ने भी सीएससीएस साथ में किया, प्लस बीकॉम ऑनर्स था हमारा, प्लस हम पढ़ा भी रहे थे तब से। तो आप नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा विंग्स नहीं लगे हैं। बोलो, कोई भी डाउट है तो पूछो। प्लीज रेज योर डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क अस, आराम से चिल, जो भी डाउट है पूछो। चैट बॉक्स में भी आप बोल सकते हैं कोई भी आपको डाउट है। पूछियो, कितना डेली कितना दिन देर पढ़ाई कर रहे हो? डेली आप मतलब ऑलमोस्ट एवरेज, अगर मैं आपको टाइम स्पेन पूछूं आप कितना देर पढ़ रहे हो? 9 बताओ। आवर्स। ऑन एन एवरेज कितना देर मैम पढ़ रहे हो 9। बताओ? मैम 9 आवर्स। नहीं ना बस। अच्छा एक बात बताओ हर्ष, तुमने बोला 9 घंटा, राइट? तो ये 9 घंटा में कहीं क्लासेस तो इंक्लूड नहीं कर लिया? ले क्लासेस कर रहे हैं मैम मैम क्लासेस प्रशांत छोड़कर, को। वो पढ़ाई नहीं है जो क्लासेस कर रहे हो, वो तुम्हारा स्टडी आवर्स में मत मैम इंक्लूड करो। उसके मैम अलावा बोला क्या रक्षक। 9 घंटा? यस मैम। जबरदस्त, जबरदस्त, ऐसे ही पढ़ाई करो। अच्छा, एक चीज मैंने मिस आउट कर दिया, मैं आपको एक बार जल्दी से दिखाना चाहूंगी। देखो, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, अगर ओल्ड टू न्यू सिलेबस में आपको स्विच ओवर करना है, ठीक है, आई जस्ट शो यू दिस। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में, आई रिपीट, ये खाली ऑफर ओल्ड टू न्यू सिलेबस वाले ट्रांजिशन बच्चों के लिए है। तो जो हमारे ऑलरेडी एमईपीएल के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, फ्लैट कोर्स पे 60% डिस्काउंट फ्लैट, क्योंकि ऑलरेडी वी नो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और ऑलरेडी क्लासेस लिया हुआ है, तो इसीलिए ये सब चीजों को ध्यान में रखकर फ्लैट 60%। हाँ, अगर कोई बच्चा नॉन एमईपीएल से था, मतलब एमईपीएल में पहले नहीं पढ़ा और फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, उनके लिए फ्लैट 50% ऑफ है, ठीक है? तो ये टारगेट कर सकते हो जून और दिसंबर 25 के एग्जाम्स के लिए, ओल्ड टू न्यू सिलेबस ट्रांजिशन, अनलिमिटेड व्यूज रहता है आपको पता है, ठीक है? फेस टू फेस के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो, जीडीपीटी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। तो ओल्ड टू न्यू सिलेबस का ये आपका कन्वर्जन फीस है। ये हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टीज है, संकेत सर, सीए संकेत शाह सर, सीए प्रतीक नेवे सर, सीए सीएस दीपक अग्रवाल सर, सीए श्रुति चमारिया मैम एंड सीए आयुष सर, जो कि हमारे न्यू एफएम फैकल्टी है हमारे लिए, ठीक है? तो ये आपके लिए जो है जबरदस्त मेगा ऑफर निकाला है एमईपीएल ने, ध्यान में रखते हुए कि ये ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, बट ये ऑफर खाली ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, जो ओल्ड से न्यू में ट्रांजिशन कर रहे हैं। न्यू सिलेबस के लिए ये ऑफर वैलिड नहीं है, जो ओल्ड टू न्यू सिलेबस में ट्रांजिशन कर रहे हैं उनके लिए वैलिड है, ठीक है? तो यहाँ गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है मैंने, आप इसको भरो, ठीक है? आप बताओ आप ओल्ड में से न्यू में जा रहे हो, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सब बताओ। आप एमईपीएल के एग्जिस्टिंग हो कि न्यू, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू, या तो आप ईमेल के जरिए भी परचेस कर सकते हो। आप हमें ईमेल करो d2hclasses@mohisar.com और हमारा टीम आपको फोन करके कॉल बैक करके जो है परचेस करवा देगा ये कोर्स। तो आप भी अपने सारे दोस्तों को ये चीज़ शेयर करो, सो दैट एवरीवन कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। तो बहुत ध्यान में रख के, ताकि स्टूडेंट का जो है इकोनॉमिकल भी रहे और उनको न्यू सिलेबस के फुल फ्लेजेडली क्लासेस का एक्सेस मिले, ये हम लोगों ने ऑफर निकाला है। तो अपने फ्रेंड्स को भी आप इन्फॉर्म करो जो ओल्ड सिलेबस के हैं और जो अभी न्यू सिलेबस में ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव थॉट ऑफ फॉर ऑल द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। मैम, सीएस एग्जीक्यूटिव के साथ एलएलबी करना बेस्ट है क्या, साक्षी पूछ रही है। यस साक्षी, बिल्कुल जबरदस्त कोर्स है ये, डेडली कॉम्बिनेशन बोलते हैं लोग इसे, बट अभी एक संग मत करो। वंस यू आर डन विथ सीएस देन स्टार्ट विथ एलएलबी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स टॉपिक्स ऑफ द लॉ आर कॉमन, यू विल नॉट स्ट्रगल। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे एलएलबी के आते हैं जो सीएस का ही कोर्स कर रहे हैं एलएलबी के साथ ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या ये हो सकता है कि मैं नॉन अटेंडिंग एलएलबी करूं? बिकॉज 2023 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं उसके बारे में सुन रही हूँ, तो उसमें कहा गया है कि नॉन अटेंडिंग आप नहीं कर सकते हो एलएलबी। लेकिन पहले तो होता था, क्योंकि बहुत सारे ओडीओपी जैसे मैंने अटेंड किया था तो सर लोग से बात किया था, तो सर लोग ने बोला था कि तुम नॉन अटेंडिंग एलएलबी कर सकती हो। तो मैं बस इस वजह से थोड़ी डाउट में हूँ कि एलएलबी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन और डिस्टेंस तो अलाउ नहीं किया ना बीओआई। तो मैं क्या करूँ? देखो ऐसा है ना, आपको, आप दोनों कोर्स करो, बट ये तो ऑलवेज है ना कि सर्टिफिकेशन आपको एक ही कोर्स का मिलेगा, तो वो आपके ऊपर है, आपको एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीएस का प्रेफिक्स यूज करो, बट सीएस का साइनिंग पावर नहीं रहेगा।
नो मैम, मेरा ये डाउट नहीं है। मेरा डाउट ये है कि मुझे सीएस में ही आगे जाना है, बट मैं सोच रही थी कि सीएस में अभी कर रही हूँ एग्जीक्यूटिव, एमईपीएल से ही कर रही हूँ। और तो मैं ये सोच रही थी कि एलएलबी का जो है ना, वो भी मैं साथ में कर रही हूँ, क्योंकि मैं बीकॉम वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि एलएलबी 5 इयर्स का जो होता है वो मैं करूँ साथ में। तो मैं नॉन अटेंडिंग ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? नहीं, बिकॉज मेरे अभी को आप इसमें नहीं थोड़ा कर सा सकते डाउट। हो। अभी आप नहीं कर सकते हो। अभी आपको सीएस पे फोकस करना चाहिए। आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, मतलब एलएलबी पढ़ना, सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद, मतलब सीएस डिग्री ले लिया आपने, तभी आप एग्जाम्स में बैठ सकते हो। ओके ओके मैम, थैंक यू। तो साइड बाय साइड करो। और मुझे ऐसा लगता है यार, तुम्हें अभी टाइम कहाँ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तुम एक कोर्स को ढंग से निभाओ, फिर वो कर लेना। और एक बार ये कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आराम से उसको परस्यू करना। तो एज मैम वगैरह का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं ना हमारे कोर्सेज में। वी आर लकी फॉर तो दैट। तो मैम मैं बीकॉम या कुछ और क्या करूँ? मैं हाँ करो ना, ग्रेजुएशन कुछ का। भी करो, बीकॉम वगैरह कर लो साइड बाय साइड। कोई दिक्कत नहीं है, उसका ओके। अलग से कोई क्लासेस लेने का भी दरकार नहीं है। हम्म, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत है, डिस्टेंस लर्निंग कर लो। बीकॉम में भी डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो ना। यस मैम। प्रेशर मत लो। ओके। सीएस में ऑलरेडी प्रेशर आपका अच्छा खासा है। डू दैट थैंक। सिंसियरली। और नॉन अटेंडिंग का करके कोई मतलब कि बेनिफिट्स तो आपको होगा भी नहीं ना। अटेंडेंस नहीं जाएंगे, आप जाएंगे ही नहीं वहां देने। तो इससे बेटर है सीएस करने के बाद ही करिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम मैं नॉट एंडिंग में बीकॉम कर रहा हूँ, तो मैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। थोड़ा सा लाउड हो सकते हो। मैं बीकॉम कर रहा हूँ उस समय नॉट, लेकिन मैं नॉन अटेंडिंग में हूँ, मैं अटेंड नहीं करता हूँ क्लास, हाँ सिर्फ कोई दिक्कत एग्जाम नहीं देने है, जाता हूँ। बीकॉम में ऐसे भी अटेंडिंग करके करोगे क्या, ठीक है चलेगा। इट्स तो ओके। लाइक नहीं। तुम्हारा डिग्री हो बीकॉम का, नहीं, बट कोई नहीं पूछता है। अरे वाह, बीकॉम किया लड़के ने। यू जस्ट थिंक कि मैं तुमने कभी सोचा मैम ने बीकॉम किया है कि नहीं। चलो आज तुमको एक पते की बात बताती हूँ, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। बट पता है, फाइनल का जो रिजल्ट आता है ना, वो आ गया मेरा उस समय एग्जाम्स था। तो कॉलेज जब रिजल्ट्स देने बुलाता है ना, आई कुड नॉट गो टू कलेक्ट इट फ्रॉम द कॉलेज। और मैं जब लेटर ऑन कॉलेज में गई, मेरा पास सर्टिफिकेट दे दीजिए आप, तो कॉलेज ने बोला सीयू यूनिवर्सिटी में भेज दिया है, वहां से ले लीजिएगा। आज तक टाइम नहीं मिला रिजल्ट कलेक्ट करने का। तो अगर आप मुझे प्रूफ मांगोगे ना, आई डोंट हैव द प्रूफ। कौन जाएगा इतना टाइम का आज सीयू तक यूनिवर्सिटी में जाकर रिजल्ट्स लेना, छोड़ो। आप अपने पास रखो। सो आई डोंट हैव इट। आज तक हाँ। यार यार मैं अगर कुछ हो जाए तो मैं पीछे पड़ जाते हैं कॉलेज वाले। प्लीज पार्डन, आई कैन नॉट हियर यू, आप एक बार दोबारा बोलो। मैम हम लोग का कुछ भी डॉक्यूमेंट थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो हम लोग कॉलेज वालों के पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ गया। हाँ वो तो है ही। कोई दिक्कत नहीं है, आप सीएस करो आराम से, वैल्यू एडिशन मिलेगा। लेकिन मेरा मूड था, मेरा मन था एलएलबी करने का बेचू से, लेकिन कुछ मेरा नंबर कम आ गया था, इसलिए मेरा हो नहीं पाया, तो इसलिए मैंने बीकॉम चूज किया था। कोई बात नहीं, बाद में कर लेना ना, एक बार सीएस कंप्लीट हो जाएगा फिर कर लेना एलएलबी। मैंने बोला ना, सिलेबस काफी सेम है। इनफैक्ट जब तुम प्रोफेशनल में जाओगे ना सीएस का, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो एलएलबी में तुमको कॉमन मिलेंगे, क्लासेस भी लेने का दरकार नहीं है एलएलबी का, इफ यू कंप्लीट योर मैं सीएस। तो मैं तो बोलता हूँ उसका फोटो कॉपी यही है, क्योंकि मेरी दीदी भी एलएलबी कर रही है, तो उनके सारे सब्जेक्ट मैंने देखे हुए हैं, सेम यही है। हाँ वही 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 मैंने बोला ना। ये यहाँ तक कि सीएस दीदी भी लॉयर। दीदी को मैंने बताया नहीं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब जो दीदी पढ़ती है 5th ईयर में, मैं अभी पढ़ रहा हूँ उस चीज को। तो आपके लिए तो कितना अच्छा है, घर में ही बगल में आपकी जो है दीदी बैठी है आपको गाइड करने के लिए। तो एक्सप्लॉइट दैट मतलब नो अपॉर्चुनिटी। गाइडेंस। हाँ। मैं किसी का गाइडेंस नहीं मिलता, आपका गाइडेंस मुझे मिलता है। क्या बोल रहे हो। मैम ये मैं सही कि किसी आप का ही का गाइडेंस। गाइडेंस मिलता है और किसी का नहीं मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने भाई बहन अगर आपके सेम कोर्स कर रहे हैं तो यू आर लकी। आपको लेना चाहिए, वो बताना नहीं चाहेंगे बट छीनो उनसे। सुना रहे हैं। मैम मैंने ही नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, पर ऐसा क्यों। मतलब मैं ऐसे ही, मैं शौक देने दिखाना है ठीक कि है, मैं भी कुछ कर सकता चलिए कोई बात नहीं, कंपटीशन स्पिरिट है वो भी होना जरूरी है। द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी कॉम्पिटेटिव। बट साथ साथ अगर आपको कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है ना, डोंट हेजिटेट, लो। कुछ उसमें वो नहीं है, हूँ। जितना ज्ञान मिल रहा है सबसे लो। और किसी को कोई भी जैसे डाउट पूछना है। यस प्रशांत। दीदी ने कहा था कि दीदी ने कहा था कि अगर लॉ चूज करोगे तो बहुत सफर करोगे, लेकिन आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं सीएस डब्ल्यूटी भी एमएपीएल से किया हूँ, और अभी भी
जब आपने अनाउंसमेंट किया था एग्जीक्यूटिव का, उसके अगले दिन से मैं क्लास कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। जबरदस्त प्रशांत। तो आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो डेफिनेटली, फेस टू फेस तो मुझे नहीं दिखाई देते हो। मैम मैं वाराणसी का हूँ ना, मैं वही बनारस में रह करता हूँ। ओके, सो यस, प्रगति आपको कुछ पूछना है? प्रगति मैं देख सक रही हूँ मेरी ऑनलाइन बच्ची है, सॉरी ऑफलाइन बच्ची है, फेस टू फेस डेली इसका इससे मुलाकात होता है। प्रगति पढ़ाई कैसा चल रहा है बताओ, और मजा आ रहा है कि नहीं क्लासेस करके? और आई थिंक मैम प्रगति बहुत अच्छा की लग भी रहा यहीं है से किया था, क्लास। और अभी एग्जीक्यूटिव की जर्नी कंटिन्यू कर रही है। यस प्रगति बोलो। मैम बहुत अच्छा लग रहा है क्लासेस तो। कैसा एक्सपीरियंस मतलब है, ईटी से एग्जीक्यूटिव में बड़ा छलांग लग रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा, ईटी तो कुछ भी नहीं था, एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा अलग है। हम्म, बट अब कंफर्टेबल हो गए होगे बिकॉज बहुत सारे लेक्चर्स हो गए हैं आपके। हाँ मैम। कंपनी लॉ का क्लासेस किया था आपने मेरे संग फेस टू फेस? हाँ मैम। कैसा लगा, मजा आया? हाँ बहुत मजा आया, और अभी तो वॉल्यूम 2 चल ही रहा है आपके साथ ही। जबरदस्त जबरदस्त, एंजॉइंग। आज यस कौन सा मैम। सेक्शन पढ़ाई किए थे क्लास में? मैम 161 मैम। जबरदस्त जबरदस्त, 161, वेरी गुड। एक दो प्रोविजन पूछ लें क्या? हाँ बोले मैम मैम। तो क्लास ही लेने में लग गई मेरा। अच्छा बता दो, 161 में जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है? बाई पासिंग? एसआर इंजीनियरिंग। बाई पासिंग? बी आर एड बी एम। यस, वेरी गुड प्रगति, BRSBM। बी आर एड बी एम। कैजुअल वैकेंसी, ऑल्टरनेट, एडिशनल डायरेक्टर, ये सारे के सारे डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? बाई पासिंग, बी आर एड बी एम। जबरदस्त। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम डे घर जाकर रिवाइज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बताओ, और किसी को कुछ पूछना है क्या? इफ नॉट देन वी विल एंड दिस लवली सेशन ऑफ टुडेज इवनिंग। अब से मैंने डिसाइड किया इसी तरह से हम लोग ना फ्रीक्वेंटली मिलेंगे जूम सेशन में, ताकि मैं आपसे टच में रहूं, कम्युनिकेशन हो सके। वैसे तो क्लासेस में हम लोग टच में रहते ही हैं, बट यहाँ पे क्या है ना, आप अपना सारा जो पर्सनल डाउट्स है या जो भी एकेडमिक डाउट्स है आप और खुल के पूछ सकते हो। तो आपको अगर मजा आया तो प्लीज मुझे बताना। टेलीग्राम में फीडबैक शेयर करो, अभी टेलीग्राम चैनल में ओपन कर दे रही हूँ, बताओ कैसा लगा ये जूम सेशन करके, ताकि बाकी बच्चे भी जुड़े और वो अपना ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम सब यहाँ पे आके ओपनली शेयर कर सके। और इससे क्या ना, तुम्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगा विच यू रिक्वायर, नहीं तो बीच बीच में यू गो ऑफ ट्रैक। सो आई डोंट वांट यू टू गो ऑफ ट्रैक, कीप योर एनर्जी इंटैक्ट एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। ओके, एंड डेफिनेटली यू कैन मैम क्लियर इट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय एवरीवन। मैम मैम आई मैंने हैव वो अ क्वेश्चन। डाउट मैम। यस प्लीज टेल मी। मैम आई हैव आल्सो मैम डाउट। मुझे पूछना। मैम हम दिसंबर में एक मॉड्यूल दिए, ग्रुप 2 दिए हैं मैम, ओल्ड सिलेबस का, और फिर हमको जून में देना है। तो अभी हम उतना डाउट नहीं है कि ग्रुप 2 मेरा क्लियर हुआ है कि नहीं, तो अभी हमको कौन सा मतलब सब्जेक्ट तो करना ग्रुप वन चाहिए? आपका क्लासेस किया हुआ है पूरा? नो मैम, ग्रुप 1, हाँ ग्रुप 1 किया हुआ है, उसमें से कंपनी लॉ, जेआईजीएल और एसडीसी करा हुआ है। जो टैक्स अभी तो चेंज हो चुका है, तो हम सोच रहे थे कि टैक्स बस कर ले क्या अभी। नहीं तो टैक्स तो अभी ग्रुप 2 में हो गया है ना आपका। तो मैम जैसे कि ग्रुप 2 तो दे चुके हैं 4 सब्जेक्ट, तो हम्म सपोज अगर क्लियर नहीं होता है तो ग्रुप 1 का तो 3 कर चुके हैं, टैक्स ही है बीच में जो डिफरेंस है, हम्म। तो अभी क्या करें? तो आपको अगर एकदम ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है नहीं निकलेगा, तो आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए और एक एक ग्रुप करके देना चाहिए। अब जैसे आपने अभी जो लेटेस्ट सब्जेक्ट्स दिए हैं, अगर आपने ग्रुप 2 दिया है तो ग्रुप 2 में उस समय आपका 4 पेपर हुआ करता था। जी मैम। चारों सब्जेक्ट में आपका किस में कमांड अच्छा है, किस सब्जेक्ट में कमांड अच्छा है ग्रुप 2 में? मैम कॉर्पोरेट, किस में कमांड अच्छा है मैंने पूछा? सीएमए में, सीएमए में। मतलब अकाउंट्स आपका अच्छा आप बोल रहे हो? ये यस देखिए, मैम। ओल्ड सिलेबस में ये 4 पेपर आपने दिया है, राइट? यस मैम। तो अब आपको न्यू सिलेबस में भी ग्रुप 2 ही देना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ सीएमएसएल कवर्ड होगा आपका, ईसीआईपीएल आपका ऑलमोस्ट कवर्ड है, बस आपको एक टैक्स करना है। तो टैक्स का क्लासेस स्टार्ट कर दो और ग्रुप 2 जो है न्यू सिलेबस में दे डालो। दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी, तो पढ़ाई चालू कर दो। तो टैक्स अभी से स्टार्ट कर दो और ग्रुप 1 अभी हाथ मत लगाओ, दोनों करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ग्रुप 2 करो, क्लियर हो भी जाता है आपका तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर आप दिसंबर जो है, दिसंबर नहीं उस समय आप बताना क्या स्टेटस है, देन आई विल गाइड यू। ओके मैम, अभी थैंक यू आप क्या मैम। करो, 25 मैम। फरवरी आपका रिजल्ट्स का डेट है, 25 फरवरी तक आपको यस क्या करना मैम। चाहिए,
टैक्स खत्म करो, फिर रिजल्ट्स आ जाएगा, हम्म। आपको पता चल लग जाएगा, फिर मुझे बताना, आई विल गाइड यू फर्दर। यस, ओके मैम, साक्षी, यू थैंक यू वांट टू मैम। से समथिंग एंड यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, बोलो साक्षी। गुड इवनिंग मैम एंड गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। सॉरी मैम, एक्चुअली मेरा गला पूरा बैठा हुआ है अभी। इट्स एब्सोल्युटली ओके साक्षी, आराम से बोलो। मेरा भी एक्चुअली इतना देर सुबह से लेकर रात तक सेशन चल रहा था, तो गला लास्ट में चोक्ड हो ही जाता है। नो मैम, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब से मैंने दिसंबर का अटेम्प्ट दिया है उसके बाद से ही मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है अभी तक। सो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन। सो मैंने अपना दोनों जो ग्रुप है वो MEPL से परचेज किया है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलना चाहती हूँ कि जो जो मैम बात बोलती हैं, चाहे वेदर वो हमारी लाइफ के बारे में भी बहुत चीजें समझाती हैं, उनके शॉर्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग कि मेरी दिन की शुरुआत जो होती है वो हमेशा मैम के शॉर्ट्स देखने के साथ ही होती है। मैंने अपना जब क्लासेस स्टार्ट किया था तो शायद मैं इतनी वो नहीं थी, अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी। बट जब से मैंने यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन किया, मैंने मैम से पढ़ना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि लाइफ में अपनी पढ़ाई को लेके सीरियसनेस क्या होता है और कैसे कैसे हमें अपने लाइफ में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इस बार का जो अटेम्प्ट था वो मैं नहीं देने वाली थी। मैंने ये बात मैम को बताया भी था। मेरा मेंटल स्टेट उस टाइम ऐसा था ही नहीं कि मैं एग्जाम दे पाऊं। बट ऑल थैंक्स टू मैम, शी रियली गाइडेड मी सो वेल। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा समझाया इस बार कि देखो लाइफ में एग्जाम्स आएंगे जाएंगे, बट अपने आप पे हमेशा भरोसा करना चाहिए। तुम्हारा जितना भी प्रिपरेशन हुआ है उस हिसाब से तुम एग्जाम में बैठो। एंड फिर भी फिर भी मुझे डाउट लग रहा था। फिर मैंने जब अपने घर पे इसके बारे में बात की, मुझे बहुत गंदी डांट पड़ गई थी यहाँ पे घर पे कि नहीं तुम इतने इतने दिन किया क्या है, फिर तुम बैठो एग्जाम में। एंड मैं सबको बोलना चाहूंगी, आपका प्रिपरेशन चाहे कितना भी हो, आप जाके एग्जाम्स में बैठो। और वहां पे मतलब होता है ना कि जब आप बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारी गलती कहाँ पे हुई है, हम कहाँ चूके हैं। एंड मैंने भी ये सेम चीज इस एग्जाम्स में फेस किया है। मैंने सब देखा कि कैसे कैसे मेरा कहाँ कहाँ कमी रह गया। एंड जैसे सर ने, दीपक सर का भी मैं ये बोलूंगी कि इस बार जो सर ने जैसे जैसे गाइड किया था, वेदर वो ECIPL में एंड CMSL में, एकदम वो क्वेश्चंस में एकदम हिट किया है। इस बार वो पूरा जैसे सर ने बताया था वैसे ही सेम टू सेम आया था। एंड ऑल्सो मैम ने भी बहुत अच्छे से गाइड किया। सो आप लोग हमेशा उनको सुनते रहो, फॉलो करते रहो। एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच मैम फॉर अलाउिंग मी टू से दिस। यस साक्षी, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मेहनत करोगे, इसी तरह से लगन लगाकर पढ़ोगे, आराम से आपका रैंक आ सकता है। गॉट इट गाइस? तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, यस मैं मैम। सच बता रही हूँ, बस मेहनत करते रहो। कितनी बार क्या होता है ना, तुम लोग परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण जो है ना खराब परफॉर्म कर देते हो। तो अपने आप को जज यस मत मैम, करो, दैट्स ट्रू। तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, एक एस्पिरेंट हो, सबकी जर्नी में ऐसा ही होता है। ये मत सोचो यार कि लोग क्या बोलेंगे, मैं क्लियर नहीं कर पाया, क्या होगा, सोसाइटी क्या बोलेगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। यार ठीक है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये 11 12 का एग्जाम्स नहीं है। प्रेशर यहाँ मिलना ही है। और लोग क्या बोलेंगे तुम यही सोच लोगे तो लोग क्या सोचेंगे? लोगों का तो काम ही है सोचना और बोलना। इग्नोर देम, डिलीट देम, तुम पढ़ाई पे फोकस करो। ऑनेस्टली पढ़ाई करो, अपने आप देखना तुम्हारा रिजल्ट स्पीक करेगा। गॉट इट? तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करो और मजा करो। वाह क्या सेक्शन पढ़ाया आज मैम ने, 161, जबरदस्त, मजा आ गया पढ़ के। ऐसा फीलिंग लेकर पढ़ो। और जैसे आज मैंने पढ़ाया, घर जाकर कॉपी बंद करो और रिवाइज करो अपने दिमाग में। BR@BM, ये सारे सेक्शन में BR@BM, सब सेक्शन 1 2 3 4 सब में BR@BM है। एडिशनल डायरेक्टर क्यों करते हैं? वर्कलोड को कम करने के लिए। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्यों रखते हैं? जो ओरिजिनल डायरेक्टर है इंडिया छोड़कर चला गया 3 महीने या उससे ज्यादा, तो ऐसे करके रिकॉल करो, स्टोरीज बनाओ अपने आप दिमाग में, अपने आप मजा आएगा। यू विल एंजॉय योर स्टडीज ऑल्सो। समझ रहे हो? साक्षी एकदम भी जो है, प्लीज डोंट क्राई,
I'm always with you. You just give your best shot. Rest, leave on God. Everything will be good very soon. Yes? Yes, ma'am. God bless you. Thank you, ma'am. कृति सिंह मैम, योर वर्ड्स आर रियली लाइक अ जेम. थैंक यू सो मच कृति. और मैंने जैसे आपको लास्ट में प्रॉमिस किया था, आई विल शो यू. ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ. एक ग्रुप में मैंने आपको बोला था, मेरा पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है ना हाईएस्ट आया था. तो आप देखोगे ग्रुप 2 में आया था फाइनल के एग्जाम्स में. तो आई डोंट नो आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, लिखा हुआ है ऑल ओवर इंडिया जो है, मेरा एक ग्रुप में पूरा हाईएस्ट आया था प्रोफेशनल एग्जाम में, मॉड्यूल 2 ग्रुप 2. इफ यू कैन सी इन द प्रोफेशनल. समझ में आ रहा है? तो जब भी डाउन फील करते हैं ना, ये सब देख लेते हैं. दीज आर योर अचीवमेंट फॉर द लाइफ टाइम. तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पास लाइफ टाइम कुछ रहे बूस्ट करने के लिए अपने आप को. यस, यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ. और तुम्हारा काबिलियत, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा डिग्री हमेशा तुम्हारे पास रहेगा. बाकी लोग रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता. समझ में आ रहा है? मतलब होता है ना, रिलेटिव का क्या है, आज है कल नहीं है. टॉकिंग अबाउट डिस्टेंट रिलेटिव, जो तुम्हारे क्लोजर, जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारे मम्मी पापा, वो तो हमेशा तुम्हारे संग रहेंगे. चाहे तुम्हें कितना ही डांट ले, अंदर से वो तुम्हें प्यार करते हैं. उनके लिए करो. समझ में आ रहा है? बट जो इधर वाले होते हैं ना टाइम पास वाले लोग, उनसे दूर रहो, दूरियां बना के रखो. यस, हर्ष हैज अ क्वेश्चन. पूछो हर्ष. मैम एक मेरा क्वेश्चन है कि अभी मैंने सीसेट जनवरी में एग्जाम में मतलब एग्जाम दिया था, तो मैं कौन सा मॉड्यूल दे सकता हूँ, बोथ मॉड्यूल्स या वन मॉड्यूल? कब दिया था आपने एग्जाम? जनवरी में. हाँ, तो देखो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं करवाया, अभी नहीं एडमिशन तो नहीं आप लिया अभी ऑब्वियस सा बात है. देखो ये मतलब एलिजिबिलिटी तो छोड़ ही दो, आप करोगे कैसे दोनों ग्रुप? आपको एक ही ग्रुप देना है. ओके. गो फॉर ओके मॉड्यूल मैम. 1. फर्स्ट ग्रुप ओके के लिए मैम. दो जून में. और इफ यू कैन टारगेट फॉर रैंक, देन आई विल सजेस्ट यू दिसंबर 25 में दोनों ग्रुप दो एक साथ. ओके बट मैम. इफ थैंक यू यू हैव मैम. दैट फियर और एंजाइटी, तो एक ही ग्रुप करके दो. फर्स्ट ग्रुप ओके जून में, मैम. सेकेंड ग्रुप दिसंबर में. ओके मैम. ओके, ओके मैम. थैंक यू मैम. मोस्ट वेलकम. Chalo, now let us complete this session. Thank you so much. Enjoy your dinner, guys. Good night. And we'll meet again very soon. Okay? And all the very best, guys. Sir, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Sir is with us. Yes. यस यस मैम. यही बोलेंगे कि मैम ने जो बोला है ना, कि मैम का मोटिवेशन को पूरा फॉलो करो. मैम का पूरा जैसे मैम सजेस्ट करती है क्लास में, पूरा वैसे करो. क्लास को डेली अटेंड करो. और फिर देखो पता अपने आप ही सब कुछ होता चला जाएगा. जैसे बोलते नहीं है कि गॉड ने लिख रखा है क्या होना है लाइफ में, वैसे होते चला जाएगा. तो मतलब इतना दिमाग में प्रेशर लेना नहीं है. ओके. टाइम पे जो मैम पढ़ा रही है उसको रिवाइज करो. हम लोग जो पढ़ा रहे हैं टाइम पे रिवाइज करो. रिवाइज करके क्लास में आओ. ये सब छोड़ दो कि यार एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ेंगे, एक दिन में पूरा कैसे रिवीजन होगा. वो एमईपीएल देख रहा है आप लोग के लिए, वो मैम और हम लोग सब मिलके देख रहे हैं कि आप लोग के लिए समरी नोट्स बना के दे रहे हैं. सब कुछ करें जैसा क्लास में बताया जा रहा है उसको फॉलो करो. देखो आराम से निकलेगा सीएस और रैंक भी आएगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. और मैं एक बार दोबारा बता दूं, अगर आप ओल्ड से न्यू सिलेबस में ट्रांजिशन कर रहे हो, www.meplclasses.com में विजिट करो एंड एंजॉय दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. दिस इज जस्ट फॉर यू गाइस. ठीक है? ताकि आपको कोई भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं आए न्यू लेक्चर्स को अवेल करने के लिए. सो थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंजॉय योर डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट. यू आर गोइंग टू डू इट. आई बिलीव इन यू. कोई बिलीव करे ना करे, मैं आपके अंदर बिलीव करती हूँ एंड आई एम डेफिनेटली श्योर यू आर गोइंग टू नेल इट. थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन.